हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक मैथ्यू आर्नोल्ड है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत जो चैप्टर 4 है, इसके अंतर्गत 2 वीडियो अपलोड कर दिया है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत। पहला था प्लेटो और दूसरा था विलियम वर्थफर्ड्स। तो यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, तो आप इन वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे चैनल पे आपको झारखंड ऑल एग्जाम PYQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको जो जितने भी एग्जाम्स झारखंड में हुए हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो वीडियो सीरीज है, इसके और वीडियोस देखने के लिए आपको JSSC CGL हिंदी पेपर 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आपके सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपको वीडियोज हैं जो हमारे चैनल पर आप चेक कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल टाइप करके भी इस जो चैनल है उससे जुड़ सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनके थोड़ा सा जीवनी पे चर्चा कर लेते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था वो दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी तो वो अप्रैल 1888 ईस्वी में हुई थी, और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये इतनी चीज़ें आप याद रखें। मैथ्यू आर्नोल्ड एक जो डॉक्टर थे, उनके पुत्र थे, और वो ऑक्सफोर्ड में शिक्षक के रूप में काम करते थे। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उनका जो पहला काव्य संग्रह था, जो उनकी पहली कविता थी, वो कब छपी थी तो वो 1849 ईस्वी में छपी थी। इसको याद रखोगे। और जो आलोचनात्मक निबंध है, पहले तो वो कवि हुआ करते थे, बाद में वो आलोचनात्मक मतलब आलोचना बाद में वो करने लगे, आलोचना बाद में वो लिखने लगे। तो उनका जो आलोचनात्मक निबंध है, जिसको बोलते हैं एसेज टू क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन हुआ कब तो वो 1865 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन डेट आपको याद रखनी है। ये पूछे जाते हैं। उनके कुछ कृतियां हैं जो आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। डोबरविच और कल्चर एंड एनार्की, उसी तरह से द स्टडी ऑफ पोएट्री। तो ये उनकी कुछ कृतियां हैं, ये आपको याद रखने हैं। उनका जो सिद्धांत है वो क्या है तो उनका सिद्धांत है काव्य आलोचना सिद्धांत। मतलब कि काव्य की आलोचना है वो कैसे करनी चाहिए, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, इन पे इन्होंने चर्चा की है। 1857 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रायोरिटी के पद पर ये चयनित हुए थे। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अपने प्रारंभिक जीवन में ये काव्य रचना में प्रवृत्त थे, मतलब सबसे पहले ये कविता ही रचना करते थे, बाद में ये आलोचना में संलग्न हुए, और ये पद और गद्य दोनों रचनाओं में जीवन को आलोचक रहे हैं। जीवन के क्या आलोचना होती है उन पे इन्होंने चर्चा की है, कि जो काव्य है, जो साहित्य है, वो जीवन को कैसे संवारता है। इन सब पे इन्होंने चर्चा की है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, उनके संबंध में जो अंग्रेजी समीक्षक हुए मैथ्यू आर्नोल्ड, वो महत्वपूर्ण स्थान है। ये कैसे डिसाइड होता है तो 19वीं शताब्दी के सबसे बड़ा समीक्षक इन्हें घोषित किया जाता है। जो स्कॉट जेम्स हैं, उन्होंने लिखा है कि इस देश में आर्नोल्ड की स्थिति वैसे ही रही है जैसा कि किसी समय में यूनान के चिंतक अरस्तु के थे। जो अरस्तु थे वो जिस तरह से आलोचना करते थे, उसी तरह से जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उनको स्थान दिया जाता है इंग्लैंड में। उसी तरह से डेविड डेसेज का कहना है कि आधुनिक युग के महानतम आलोचक थे। कौन? तो मैथ्यू आर्नोल्ड आधुनिक युग के महानतम आलोचक थे। तो ये आप इन जो वक्तव्य है, इनसे आप समझ सकते हो कि वो कितने महान थे। मैथ्यू आर्नोल्ड के समय जो युगीन की, मतलब उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उन्हें जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी काव्य होता है, कोई भी साहित्यकार होता है, कोई भी कवि होता है, जो वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही उसके जो काव्य की विषय वस्तु है, काव्य की जो शैली है, वो डिपेंड करती है। तो वो जो समय था वो स्वच्छंदवादी युग का था, रोमांटिसिज्म का था, जो मैंने पिछली जो वीडियो था उसमें ही बताया था, जिसमें कौन कौन से आते हैं तो कॉलरिज आते हैं, वर्थवर्ड्स आते हैं, शेली आते हैं। ये सब कौन है तो ये स्वच्छंदवादी आंदोलन से रिलेटेड है, और उस समय यही चल रहा था। जो विलियम वर्थवर्ड्स है वो क्या कहते थे तो विलियम वर्ड्स कहते थे पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन, मतलब जो कविता है वो भावनाओं का सहज उच्छलन है। ये विलियम वर्थवर्ड्स कहना था। तो ये जो स्वच्छंदवादी कवि थे, ये कहते थे कि जो कविता होती है
जो कवि होता है वो ये नहीं सोचता कि वो कोई काव्य की रचना कर रहा है, कोई कविता लिख रहा है तो उससे क्या लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या कोई नैतिक प्रभाव पड़ेगा या फिर उससे कोई लोकहित होगा, इन सब के बारे में कवि नहीं सोचता है। वो जिसके उसके मन में एक भावना आती है और वो कविता को लिख डालता है। तो बस कवि का यही काम है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे ये उसको नहीं सोचना चाहिए। ये स्वच्छंदवादी आंदोलन कहते थे। लेकिन इसका पूरी तरह से विरोध किया किसने? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। जो स्वच्छंदवादी आंदोलन थे वो बोलते थे कि कविता जो है वो मनोरंजन के लिए होती है, उसमें कोई शिक्षा की भावना नहीं होना चाहिए, शिक्षा देने के लिए हम कविता नहीं लिख रहे हैं। ऐसी स्वतंत्रवादी आंदोलन हुआ करते थे। वो जो समय था वो विज्ञान का युग भी था। उस समय विज्ञान जो था वो काफी तेजी से विकास कर रहा था विज्ञान। तो ऐसा भी कहा जाता था कि अब कविता जो है, कविता का युग समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे। इसी को कविता के महत्व को दिखाते हुए शैली है, उन्होंने द डिफेंस ऑफ पोएट्री नामक एक निबंध भी लिखा था। इसी कारण से जो विज्ञान का जब उत्पत्ति हुआ था, विज्ञान का जब विकास तेजी से होने लगा था, तो ये ना केवल काव्य, ना तो केवल कविता पे ये प्रभाव डाला, ये धर्म पे प्रभाव डाला, ये संस्कृति पे प्रभाव डाला। धर्म ने मतलब विज्ञान ने सारी चीजों को बदल दिया। आप समझ सकते हो कि पहले जो ईसाई धर्म हुआ करता था वो मानता था कि जो सन है वो सेंटर नहीं है सोलर सिस्टम का, अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर है। उनका कहना था कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो साइंस के आने से ये चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। वो संस्कृति पे भी प्रभाव डालता था। तो इस समय में जो आर्नोल्ड थे, उन्होंने जो साइंस मतलब जो कविता है, कविता को साइंस का पूरक बताया। ऐसे नहीं कहा कि कविता जो है वो काव्य है जो अलग है। उन्होंने कहा कि काव्य जो है वो साइंस का पूरक है, एक दूसरे के वो पूरक हैं। ठीक है। तो अंग्रेजी समीक्षक के क्षेत्र में इसी समय इनका उद्भव हुआ था। आर्नोल्ड जो है स्वच्छंदवादी जो कवियों थे उनका काफी विरोध किया था। ठीक है, उनका काफी उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा था कि काव्य धर्म का ही नहीं विज्ञान का भी स्थान ले लेगा। किसने? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि जो कविता है वो केवल धर्म का ही स्थान नहीं लेगा, वो विज्ञान का भी स्थान ले सकता है। इतनी उसमें क्षमता होती है। क्योंकि काव्य का जो प्रयोजन होता है वो केवल आनंद ही नहीं होता है, इसमें जीवन की आलोचना की व्याख्या भी की जाती है। जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में क्या आपको करना चाहिए, यह सब के बारे में काव्य बताया जाता है। तो उनका यही कहना था कि जो काव्य और विज्ञान जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। उनका कहना है कि विज्ञान धर्म, ये जो दो चीजें हैं, विज्ञान है और धर्म है, ये मनुष्य का जो भावना है उसको प्रभावित ये नहीं कर सकता। और ये सहज सही भी है। आपको विज्ञान जो है, आपका धर्म है, ये आपकी भावनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। इनको सहलाने में ये असमर्थ है। काव्य ही वो चीज है, कविता ही वो जो वस्तु है जो आपके हृदय को प्रभावित करता है, आपके बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। तो ये सहज भी है, ये सही भी है। आपने यह महसूस किया होगा जब आप कविता पढ़ते हो तो आपका जो मन है वो इससे प्रभावित होता है और उसे एक उचित दिशा मिलती है। जो मनुष्य है उसे एक उचित दिशा मिलती है जब काव्य उचित कोटि का हो। समाज कल्याण के लिए जब काव्य लिखा जाए, कविता जब समाज कल्याण के लिए लिखा जाए, तो वो मनुष्य को सही राह दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। जो काव्य संस्कृति का उन्नतम साधन है, जो काव्य है वो संस्कृति का अन्यतम साधन है। मानव जीवन के कल्याण के लिए संस्कृति अनिवार्य है। बिना संस्कृति के तो मानव जीवन हो ही नहीं सकता। तो उसके कल्याण के लिए संस्कृति अनिवार्य है। और जो संस्कृति है वो क्या है? तो काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। काव्य ही संस्कृति का अन्यतम साधन है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो उन्होंने आलोचकों को 3 सिद्धांतों से अवगत कराया। जो उस समय के आलोचक हुआ करते थे उन्होंने 3 सिद्धांत दिया, उनसे उन्होंने अवगत कराया उनको। पहला था कि काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य के द्वारा जीवन की आलोचना की जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अतः कवि का कर्तव्य है कि वो काव्य में नैतिक सिद्धांतों के मूर्त रूप प्रदान करे। जो कविता ऐसी लिखी जाए जो लोगों में नैतिकता का भाव उत्पन्न करे, ऐसा नहीं कि वो फूहड़ हो। ये उनका कहना था। आज नैतिक सिद्धांतों के प्रति उदासीनता आ गई है और लोग उमर खयाम के उस आदर्श को अपनाने लगे हैं जिसमें कहा गया है कि हम जिस समय का अपव्यय, जिस समय को हम मंदिरों में बर्बाद कर चुके हैं, उसका सदुपयोग हम कहाँ करेंगे? तो उसका सदुपयोग मदिरालय में करेंगे। ये उस समय ऐसी भावनाएं कही जाती थी कि जो मंदिर में आप समय जो वेस्ट कर चुके हो उसका जो यूज है वो आप कहाँ करेंगे? तो वो मदिरालय में कहा गया है। तो जो उमर खयाम है,
इसी से प्रभावित होकर जो हरिवंश राय बच्चन है, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने जो मधुशाला जो कविता लिखी है वो इसी से प्रभावित होकर लिखी है। जो मधुशाला कविता है ना, वो उमर खयाम से ही प्रभावित है। इन्होंने कहा है, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो इसी सबसे ये प्रभावित होकर उन्होंने ये लिखा है। तीसरा वो कहते हैं कि इस भ्रम के निराकरण के लिए, कौन सा भ्रम? तो ये जो उमर खयाम के जो प्रभावित जो लोग हो रहे थे, उस भ्रम से निष्कासन के लिए यह आवश्यक है कि काव्य और आलोचना में जीवन की व्याख्या करें। नैतिकता के विद्रोही जीवन का विद्रोही है। जो नैतिकता का विद्रोह करे वो आपके जीवन का विद्रोह कर देता है। यदि आपको कोई नैतिक चीजें नहीं सिखाती है, मतलब आपको वो बर्बाद कर रहा है, आपको वो खत्म कर रहा है। तथा वह काव्य की नैतिकता के प्रति उदासीन है, जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता है। उनका कहना सीधा सा अर्थ है कि काव्य जो है वो नैतिक चीजों पे, नैतिक मूल्यों पे होना चाहिए। काव्य से नैतिक शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं दे पाता है तो वो एक उदासीन है और आपको जीवन को भी उदासीन बना देगा। तो ये जो 3 सिद्धांत है वो इन्होंने दिया। ठीक है, ये 3 जो सिद्धांत है वो उन्होंने 3 सिद्धांतों से जो उस समय के आलोचक थे उनको अवगत कराया। जिस तरह से आप हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखते हैं, वो पाश्चात्य समीक्षा में वही स्थान मैथ्यू आर्नोल्ड का है। दोनों मानव जीवन को लेकर साहित्यिक आलोचना का मानदंड निर्धारण करते हैं। इन्होंने मानव जीवन को ही लेकर जो अपना जो साहित्य है, अपना जो काव्य है, उसकी आलोचना की है। आचार्य जो शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपनी जो उनकी जो चिंतामणि का भाग 1, उसमें कविता क्या है में वो लिखते हैं कि कविता पढ़ते समय मनोरंजन तो होता ही है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है। उसके उपरांत कुछ और भी होता है, इस शब्द पे ध्यान दें। और जो कुछ होता है वही सब कुछ है। जो कुछ और होता है, आनंद के अलावा जो चीजें आपको मिलती है वही सब कुछ है। वही जो नैतिक शिक्षा आपको मिलती है वही सब कुछ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी कहना है और मैथ्यू आर्नोल्ड का भी कहना है। जो मैथ्यू आर्नोल्ड के जो आलोचना का उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों आलोचना कर रहे हैं, उसका क्या मोटिव है, ये चलिए हम देख लेते हैं। तो आर्नोल्ड का काव्य को सांस्कृतिक उन्नति और परिष्कार का साधन मानते हैं। आर्नोल्ड जो है वो मानते हैं कि जो काव्य है वो सांस्कृतिक उन्नति करेगी, संस्कृति को बढ़ाएगी, क्योंकि उनके लिए काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्थान का साधन भी है। आर्नोल्ड अपने समय में समाज में तीखी आलोचना की है। मतलब जो उस समय के जो काव्य होते थे वो नैतिकता से काफी दूर होते थे, नैतिकता के इर्द गिर्द भी नहीं भटकते थे। तो इनका कहना था कि काव्य ऐसे होने चाहिए जो आपको नैतिक दे, आपकी संस्कृति का उन्नति करे, आपकी संस्कृति का उत्थान करे। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना था। उनके अनुसार उच्च वर्ग जो है वो बर्बर होता है। उच्च वर्ग जो होता है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग, 3 चीजों में आप बांटते हो ना, मध्य वर्ग हो जाएगा और निम्न वर्ग हो जाएगा, 3 आप देख लिए। तो उच्च वर्ग होता है वो बर्बर होता है, उससे कुछ मतलब नहीं होता कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रही हैं, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। मध्यम वर्ग जो होता है वो भोग विलास में विलीन होता है, अपनी जो भोग विलास है उसमें विलीन होता है। और जो निम्न वर्ग होता है वो अपनी रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है कि मुझे कम से कम रोटी मिल जाए, उसके बाद कपड़ा मिल जाए, फिर रहने के लिए एक मकान मिल जाए। यही इसकी जो जीवन से यही महत्वाकांक्षा होती है निम्न वर्ग वालों की। जो मध्यम वर्ग वाली होती है वो भोग विलास में विलीन रहते हैं। उसी तरह से जो उच्च वर्ग होता है उन्हें ये जब जो संस्कृति है ये सब चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। उस समय की यह बात है। तो सबसे जो मेन फोकस कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड कि हमें मध्यम वर्ग वाले को करना चाहिए, कि यही जो मध्यम वर्ग है यही जो है वो बुक को पढ़ेगा। बुक को कौन पढ़ेगा? तो मध्यम वर्ग वाला ही पढ़ेगा, ना कि निम्न वर्ग वाला पढ़ेगा। ये तो रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ और इन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, बर्बर वर्ग है, उच्च वर्ग। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में यदि काव्य और संस्कृति दोनों को बचाना है तो मध्यम वर्ग को ही सुधारने की जरूरत है। इसकी जो रुचि है इसे ही आपको बदलने की जरूरत है। इसलिए जो आर्नोल्ड की आलोचना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मध्यम वर्ग को ही वो रखकर उन्होंने बार बार उन्हें जागृत करने का प्रयास किया है। आर्नोल्ड की दृष्टि में संस्कृति और आलोचना अभिन्न है। संस्कृति और आलोचना जो है वो अभिन्न है। दोनों का लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति है। दोनों का जो लक्ष्य है वो पूर्णता की ही प्राप्ति है। दोनों का जो साधन क्या है? तो दोनों की साधन जो है वो जिज्ञासा ही है। अतः व्यापक अर्थ में आर्नोल्ड जो है वो आलोचना का उद्देश्य संस्कृति का उत्थान बोलते हैं।
जो काव्य होना चाहिए उसका मानव जीवन के रूप में जो आलोचना होना चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो संस्कृति का उत्थान करे, मानव जीवन का उत्थान करे। फलतः आलोचक का कार्य है कि वह काव्य में संस्कृति उत्थान पर ध्यान दे। जो कवि है उसकी जो आलोचना की जाती है तो वो ऐसी होनी चाहिए, आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिससे वो सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान दे। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है। जो एक आदर्श आलोचक है, जो आलोचना करने वाला होता है एक आदर्श आलोचक, उसकी क्या अवधारणाएं होती है, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक आदर्श आलोचक में। तो अर्नोल्ड का राय है कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। काव्य के द्वारा हम जीवन की आलोचना करते हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। अतः आलोचक का कर्तव्य है कि वो संसार के सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्चतम विचार को जाने और फिर उनका स्वतंत्र प्रसार करे, सर्वत्र प्रसार करे, ताकि सच्ची और नई भावनाओं का धारा प्रभावित हो सके। ऐसा करके ही साहित्य का संबंध संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। और उनके अनुसार जो है वो आलोचक के 3 गुण होने चाहिए। वो कहते हैं कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। तो ये कविता, ये जो आलोचक होते हैं, जो कविता के जो आलोचक हैं, उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि संस्कार के सर्वोच्च ज्ञान उसमें हो, सर्वोच्चम विचार उसमें हो और उनका वो सब जगह फैलाव करे। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजें जान लें और दूसरों को हम बताएं ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी होगा। उनका जो सर्वत्र मतलब हर जगह वो उनका प्रसार करे, उनको फैलाए। इसी से वो है सच्ची और नई भावनाएं प्रवृत्त होगी लोगों में। इसी से जो सच्ची भावना होगी, नई भावनाएं जो होगी वो जगेगी उनमें। और जिससे जो साहित्य का संबंध है वो संस्कृति से जुड़ता चला जाएगा। और जब साहित्य का संबंध संस्कृति से जुड़ेगा तो साहित्य जब उत्थान पे जाएगा तो संस्कृति का उत्थान होता चला जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो एक आलोचक है उसमें 3 गुण होने चाहिए। आलोचक का कर्तव्य है कि वह विषय को जाने, समझे, बूझे, मतलब सी द थिंग्स एज दे आर रियली, मतलब चीजों को वैसे ही देखें जैसे वह है, ना कि किसी के पक्ष में आप चले जाएं। आपका कवि आपका है वो दोस्त है तो उसके पक्ष में आप जाके लिख दें, ऐसा नहीं है। उसको स्वतंत्र होना चाहिए। आलोचक का दूसरा कार्य है कि वह कुछ जाना समझा और दूसरे तक पहुंचाए जिससे अच्छे विचार का प्रसार हो। यह उसका धर्म प्रचार की भांति उत्साहपूर्वक और कर्मठ से युक्त होना चाहिए। इनका कहना है कि जो आलोचक है वो यदि वो कुछ जानता है, कुछ ज्ञान को वो अर्जित करता है तो वो उसे सब जगह वो फैलाए। उसका ये कार्य जो फैलाने का कार्य हो, प्रचार करने का कार्य हो, वो उस तरह से होना चाहिए जैसे आप एक धर्म प्रचार करते हो, उत्साहपूर्व कर्मठ रूप से जो आप कार्य करते हो आपको वो ऐसा होना चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसा करके आलोचक सृजनात्मक प्रतिभा के लिए अनुकूल वातावरण और उर्वर भूमि तैयार कर लेता है। तो ये 3 जो गुण हैं वो आलोचक में होने चाहिए। सारांश यह है कि आलोचक का कार्य है कि वह रचनात्मक प्रतिभा के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि तैयार करे। जो रचनात्मक प्रतिभा है उसके लिए वो उपजाऊ भूमि तैयार करे, ताकि अवसर और अनुकूल समय मिलते ही साहित्यकार, जिसमें सृजनात्मक साहित्य की जो लहलहाती फसलें पैदा कर सके। इनका कहना है कि जब आलोचक जो है वो प्रचार प्रसार जब कर देंगे चीज़ों को कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, तो वो जो रचनात्मक प्रतिभा होती है इसमें उपजाऊ भूमि की तरह जब ये तैयार हो जाएगा तो उस जो अवसर आ जाएगा, जब अवसर आएगा, उचित अवसर उचित समय जब आएगा तो साहित्यकार जो होंगे वो उसमें सृजनात्मक साहित्य की लहलहाती फसल पैदा कर सकेंगे और समाज का कल्याण कर सकेंगे। ऐसा करके वह समाज के पूर्णता की ओर ले जाएंगे और उसे सिखा सकेंगे कि जीना कैसे चाहिए और संस्कृति के विकास में योग कैसे दे सकेंगे। तो ये जो मिस्टर अर्नोल्ड है उनका ये कहना है। अर्नोल्ड के अनुसार जो आदर्श आलोचक होता है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो अर्नोल्ड के विचारों में ऐसा प्रतीत होता है कि वो आलोचक के प्रचारक अधिक हैं। उनका जो विचार है वो जो कहते हैं कि एक आलोचक जो है वो एक प्रचारक के रूप में होता है, ये ज्यादा उनमें प्रतीत होता है। आलोचक कम और प्रचारक ज्यादा होना चाहिए, ऐसा जो अर्नोल्ड है उनमें प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके अनुसार आदर्श आलोचक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आदर्श आलोचक जो है वो साहित्य, समाज, संस्कृति, इन तीनों का अधिकाधिक विद्वान होना चाहिए। यदि उनमें ज्ञान नहीं हो, वो विद्वान नहीं हो, बुकों को नहीं पढ़ता हो, तो वो अच्छी आलोचना नहीं कर सकता है। उसकी काव्य चेतना अत्यंत प्रबुद्ध, व्यापक और गंभीर होना चाहिए। वो जो काव्य की चेतना हो वो प्रबुद्ध और व्यापक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और वो गंभीर होना चाहिए। ये दूसरा गुण है।
उसे जिज्ञासु होना चाहिए। विश्व भर में जो भी उत्कृष्टम ज्ञान हो, जो भी विचार हो, उसे जान लेना चाहिए। और प्रत्येक आलोचक के लिए आवश्यक है कि जीवन में जो भी कुछ उदात्त और अस्थाई है, उसका बोध उसे होना चाहिए। उनका कहना है कि जो काव्य है, जो कविता का आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें जिज्ञासु होना चाहिए। उन्हें जो विश्व भर में जितने भी उत्कृष्टम ज्ञान हैं, उन्हें उनको अर्जित करना चाहिए। आलोचक में विराट सामाजिक चेतना होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, उदार धार्मिक दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए। तभी वह आलोचना के महानतम उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकेगा और अपने युग के साहित्य और समाज को स्वस्थ, संतुलित और सुचिंतित दिशा की ओर अग्रसर कर सकेगा। उनका कहना है कि जो एक आलोचक जो होना चाहिए वो विराट सामाजिक चेतना होना चाहिए। वो उसे समाज के रूप में, उसके सामाजिक रूप में उसे चेतना होनी चाहिए, उसे विवेक होना चाहिए, वो उदार धार्मिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। यही चीजें यदि उसके पास हो तो वो उसका जो महानतम उत्तरदायित्व जो है, जो उसका उत्तरदायित्व है सांस्कृतिक का उत्थान, लोगों का उत्थान, उसकी पूर्ति ये तभी कर सकेगा और अपना जो युग के साहित्य और समाज के जो स्वस्थ, संतुलन एंड सुचिंतित दिशा की ओर अग्रसर कर सकेगा। आलोचक के लिए निष्पक्ष होना काफी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एक आलोचक को निष्पक्ष होना अति आवश्यक होता है, नहीं तो वो आलोचना जो है वो अपने बायस्ड होकर किसी के पक्ष में दे देगा। अर्नोल्ड का स्पष्ट मत है कि आलोचक को आलोचना करते समय निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ निष्पक्ष से तात्पर्य है कि आलोचक उन बातों से मुक्त हो जो नैतिकता के मार्ग में बाधक हो। उन्हें सामान्य लोगों की अंधी भावुकता से भी बचना चाहिए। निष्पक्षता से तात्पर्य यह भी है कि उसे दूर रहे और आध्यात्मिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए वह इस प्रकार अर्नोल्ड की दृष्टि में निष्पक्ष आलोचक वह है जो सांस्कृतिक पूर्णता का ध्यान रखते हैं और जीवन की भद्दी और सामान्य रुचियों के प्रति प्रभावित नहीं होता है। ये आलोचक के जो निष्पक्षता के कुछ गुण हैं, ये होने चाहिए। उनका कहना है कि जो निष्पक्ष आलोचक का होने चाहिए, तभी वो संस्कृति के उत्थान, लोगों के उत्थान में कार्य कर सकेगा। नेक्स्ट है कि आलोचक के लिए एक निकष पद्धति उन्होंने दिया था कि आलोचक कैसे कोई भी चीज को आलोचना कर पाएगा। कोई काव्य है, कोई साहित्य है, उसकी आलोचना कैसे कर पाएगा, इसके लिए उन्होंने टच स्टोन एक मेथड दिया था, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्नोल्ड के अनुसार जो है वो अभिजात साहित्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संदिग्ध अभिजात साहित्य, एक होता है मिथ्या अभिजात साहित्य और एक वास्तविक अभिजात साहित्य। जो संदिग्ध अभिजात साहित्य होता है, ये अभिजात की श्रेणी में आता ही नहीं है, इसमें संदिग्ध होता है, ये डाउट में होता है। उसके बाद मिथ्या अभिजात साहित्य होता है कि बाहरी चमक दमक से तो लगेगा कि ये साहित्य है, लेकिन वो अभिजात नहीं होता है, ठीक है, वो आंतरिक गंभीरता इसमें नहीं होती। मेन जो होता है वो वास्तविक अभिजात साहित्य होता है। यही जो है वो सच्चा साहित्य है जिसमें आनंद और संतावना दोनों की प्राप्ति होती है। प्रश्न उठता है कि ऐसी जो वास्तविक अभिजात साहित्य है, इसको हम कैसे पहचाने? तो इसी के पहचानने के लिए उन्होंने टच स्टोन मेथड दिया था। ये मेथड क्या है? तो ये मेथड है कि जिस प्रकार जैसे किसी वस्तु को आप तौलने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं, उसी टाइप से जो एक जो काव्य है उसको तौलने के लिए आप इस जो टच स्टोन मेथड है इसको आप ट्राई कर सकते हो। इसको परखने का एक तरीका है। इसके लिए आप करेंगे कि कोई भी कवि है वो किसी भी चीज की रचना करता है, कोई रचना किया, जैसे उसका टॉपिक है जो प्रकृति पे, यदि वो रचना कर, जैसे उसका रचना मान लीजिए कि महाभारत पे है या फिर रामायण पे है, मान लीजिए रामायण पे है, तो उसकी जो रचना रामायण पे की गई है, तो आप क्या करें कि आप तुलसीदास के द्वारा जो रामायण लिखे गई है उनको आप उनसे जो कुछ पंक्तियां आप ले लें और इससे कुछ पंक्तियां ले लें और उसके अनुसार ही आप उसकी तुलना कर दें। यही जो है वो टच स्टोन मेथड होता है। कवि की रचना के जो सुंदरतम और उत्कृष्टम जो पंक्तियां हो उनको लेकर काव्य की महत्वता की परीक्षा के लिए उन्हें ही निकष बनाना चाहिए। यदि वे पंक्तियां भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट हो तो उनका उत्कृष्टन जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब कि आप लीजिए उसके जो कुछ पंक्तियां हैं उनको लीजिए और जो मेन जो उसका जो जैसे रामायण है उससे लीजिए और इधर से आप एक कवि की पंक्तियां ले लीजिए और उससे दोनों की तुलना कर लीजिए। यदि वो भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट हो तो आप मान लीजिए कि वो उत्कर्ष इसका स्वीकार कर सकते हो। तो यही निकष पद्धति है। और ने अपनी पुस्तक दी स्टडी ऑफ पोएट्री, ठीक है, द स्टडी ऑफ पोएट्री में अर्नोल्ड ने होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन की कुछ पंक्तियों को लेकर निकष पद्धति का प्रयोग किया था। किंतु जो निकष पद्धति है आलोचना की दृष्टि से यह पद्धति व्यवहारिक नहीं है,
ठीक है, व्यवहार पे ये खड़ी नहीं उतरती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न का अंश उत्कृष्टम प्रतीत हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कवि का जो आपने पंक्ति उठाई वो उत्कृष्टम हो, उसके बाद वो खराब हो, उसके बाद सारी जो पंक्तियां हैं वो खराब हो, तो ये व्यवहारिक नहीं होता है। इसके दो मुख्य असंगतियां हैं। अर्नोल्ड ने अपनी कविता संग्रह की भूमिका में लिखा है कि काव्य का वास्तविक उत्कृष्ट करने उत्कर्ष उसके समग्र रूप में ही ढूंढना चाहिए। इस विचार का निकष पद्धति से स्पष्ट विरोध है। एक और दो पंक्तियों के उत्कृष्ट ढूंढना, दूसरी और समग्र रचना को निकष बनाना परस्पर विरोधी है। मतलब कि एक दो रचना पे आप कह सकते हो, एक दो पंक्तियां पे ऐसे थोड़ी आप कर सकते हो कि वो बुक अच्छी है। आपको कोई बुक अच्छी है, इसके लिए आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो कि वो बुक अच्छी है या नहीं, वो कविता अच्छी है नहीं, वो साहित्य अच्छा है या नहीं। इसके लिए आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। आप एक दो पंक्तियां से ऐसी चीजें नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नोल्ड की गलती थी। अर्नोल्ड लिखते हैं कि महान कवि के समान महान आलोचक की दृष्टि विराट होनी चाहिए। भला कुछ पंक्तियों के आधार पर कैसे यह संभव है? आप कहते हो कि 3-4 पंक्तियां लेके और तुलना कर सकते हो ये आलोचक, तो 3-4 पंक्तियों से कैसे आप मानते हो कि वो एक महान जो विराट कवि की तरह सोचे? तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2-4 पंक्तियों तो किसी भी साधारण कवि की उत्कृष्ट हो सकती है, फिर भी वह महान कवि कहा जा सकता है। यदि आप ऐसे कहोगे कि 2-4 पंक्तियों के तुलना कर हम कह दें कि वो महान कवि है, तो ऐसी तो कोई भी कवि है 2-4 पंक्तियां अच्छी लिख सकता है, बुक के 3-4 पेज अच्छे लिख सकते हैं, लेकिन पूरा बुक तो वो बकवास हो जाएगा फिर। लेकिन आप उसे कह दोगे कि वो अच्छी बुक है, तो टच स्टोन मेथड जो है वो व्यवहारिक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अर्नोल्ड द्वारा कल्पित जो निकष सिद्धांत है, मतलब टच स्टोन मेथड है, वो विरोधी है, परस्पर वो विरोधी है, जिसके कारण से ये जो निकष यानी कसौटी पे ये खरी नहीं उतरती है और इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तुलनात्मक आलोचना की पद्धति, एक दूसरे से जो तुलना करने की निकष पद्धति में जो प्रक्रिया थी वही तुलनात्मक आलोचना की पद्धति है। अर्नोल्ड ने ही तुलनात्मक आलोचना की पद्धति की नींव डाली। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे। इस आधार पर अर्नोल्ड ने आलोचना की एक पद्धति बताई कि काव्यों का काव्यांशों की परस्पर तुलना की जाए। इस पद्धति इसलिए अपूर्ण है कि इसमें संपूर्ण रचना का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एक दो पंक्तियां लेकर आप कैसे कह सकते हो कि पूरी बुक सही है? पूरी बुक सही है या आप कैसे कहते हो एक दो पंक्तियां के? कुछ काव्य के अंशों की सुंदरता और उत्तमता के आधार पर यह निर्णय दे दिया जाता है। तुलनात्मक आलोचना पद्धति निश्चय ही उपयोगी होती है, परंतु इसमें संपूर्ण रचना की तुलना के आधार पर निर्णय दिया जाता है, ना कि कुछ अंशों के आधार पर। मतलब आप 2-3 पंक्तियों 4 पंक्तियों को पढ़ के नहीं कह सकते हो कि कोई भी रचना उत्कृष्ट है। इसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ना पड़ेगा। आलोचना के प्रकार के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है कि आलोचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐतिहासिक आलोचक, दूसरा व्यक्तिगत आलोचक और तीसरा है वो वास्तविक आलोचक। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला जो है वो ऐतिहासिक आलोचक होता है। इस प्रकार का जो आलोचक होता है उसमें किसी कवि की रचना का मूल्यांकन करते समय उसे युग का अध्ययन अवश्य है। आप किसी भी ये इतिहास की जो काव्य रचना है, साहित्य है, उसकी यदि आप आलोचना कर रहे हो तो उस इतिहास, उस युग का आपको नॉलेज होना चाहिए। युग के अध्ययन का अर्थ है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काव्य का अध्ययन करना, उसमें बाहरी परिस्थितियों एवं प्रभाव के तत्वों के आधार पर किसी कृति की आलोचना की जाती है। ऐतिहासिक परिस्थितियां सदैव परिवर्तनशील होती है, अतः उसके आधार पर किया गया मूल्यांकन भी अस्थायी और स्थिर नहीं होता। मतलब वो स्थिर नहीं होता है क्योंकि वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री हमेशा बदलते रहता है, वो चेंज होती रहती है। उस समय परिस्थितियां, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिस्ट्री बदल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो उस समय जो स्थितियां थी, उस समय जो युग था वो कुछ अलग था और अब जो युग है वो कुछ अलग है। सारी चीजें चेंज हो गई है, संस्कृति चेंज हो गई है, मानव विचार चेंज हो गया है। तो यही कहना है कि ये जो हिस्ट्री की जो ऐतिहासिक आलोचना होती है, इसमें जो व्यक्ति जिस समय की आलोचना कर रहा है उस समय का उसे जरूर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काव्य रचना यदि व्यक्ति करता है तो वो उस पर युग का प्रभाव जरूर होता है। तो यदि आप उसकी आलोचना कर रहे हो तो उस युग की आपकी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप नव जागरण काल की लिखी गई राष्ट्रीय कविता, जैसे कि 62 में चीन युद्ध को ले सकते हैं। चीन आक्रमण के समय ली गई कविताएं युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, किंतु संदर्भ बदल जाने पर यह गौण हो जाती है। अब इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन उस समय यह काफी महत्व थी। कभी कभी आलोचना ऐतिहासिक महत्व की स्थापना के धुन भूल जाते हैं।
जो काव्योचित मूल्य क्या है। अतः इस आलोचना का दृष्टिकोण जो है वो सीमित है। ये केवल जो किस तक सीमित रह जाएगा, तो ये केवल जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसी तक ये सीमित रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो व्यक्तिगत आलोचना होता है। अर्नोल्ड ने व्यक्तिगत आलोचना को भी है ही माना है, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत विशेष की रुचि, अभिरुचि, राग, द्वेष का होना अनिवार्य हो जाता है। इसमें आप किसी जो व्यक्ति है उसमें रुचि आपकी हो तो वो आप उसके बारे में आप अच्छा बता दोगे, किसी में आपकी रुचि नहीं है तो उसके बारे में आप बुरा बता दोगे, किसी से आपकी दुश्मनी है तो उसके बारे में आप बुरा आलोचना कर दोगे। तो ये होती है व्यक्तिगत, इसीलिए इसे भी उन्होंने हे माना है। किसी आलोचक को कोई रचना इसलिए उच्च कोटि का या निम्न कोटि का लग सकती है क्योंकि कवि के साथ उसका संबंध अच्छा या बुरा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। व्यक्तिगत रुचि और अरुचि से किसी काव्य का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जीवित कवियों के प्रति आलोचना का राग द्वेष होना संभव है, इसीलिए हम अपने राग द्वेष के प्रभावित हमें ये करता है। इसीलिए जो साहित्य का वास्तविक आलोचना जो है वो आलोचक जो है वो वास्तविक ही सही होता है, ना कि व्यक्तिगत और ना ही ऐतिहासिक। उस जो ऐतिहासिक होता है उस युग के लिए वो संदर्भित होता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बदल जाती हैं जिसके कारण उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो वास्तविक आलोचना होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने माना है। अर्नोल्ड के अनुसार जो ऐतिहासिक आलोचना है, जो व्यक्तिगत आलोचना है, दोनों सीमित दृष्टिकोण के लिए पर काम आधारित होते हैं। एक काल विशेष की सीमाओं पर तो दूसरी व्यक्तिगत सीमाओं पर स्थित होते हैं। मतलब जो ऐतिहासिक आलोचना होती है वो तो एक काल विशेष पर निर्भर करता है, एक युग पर निर्भर करता है। बाद में युग बदलने पर परिस्थितियां जो है वो बदल जाती है। और दूसरा जो व्यक्तिगत आलोचना है वो व्यक्ति की सीमाओं पर निर्भर करता है। तो ये दोनों जो है वो किसी भी रचना का व्यापक सत्य का मूल्यांकन ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अर्नोल्ड ने इन दोनों प्रकार की आलोचना का बहिष्कार कर दिया है और जो वास्तविक आलोचना है या फिर यूनिवर्सल जो आलोचना है इसका सुझाव उन्होंने दिया है। इस आलोचना में आलोचक को एक तो देखना चाहिए कि काव्य में जीवन का चित्रण है या नहीं, और दूसरी इसमें नैतिकता है या नहीं। दो चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने सबसे पहले ही कहा था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो कविता लिखी जाती है, जो साहित्य लिखी जाती है, उसमें एक आलोचक को सबसे पहले देखना चाहिए कि वो जीवन का चित्रण करता है कि नहीं, जीवन के मूल्यों को बताता है या नहीं, और दूसरी चीजें कि वो नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को अग्रसर करता है या नहीं। ये दो चीजें जो आलोचक है उनको होना चाहिए। अर्नोल्ड काव्य में नैतिकता के प्रबल आग्रही हैं। वो कहते हैं कि काव्य में नैतिकता होनी ही चाहिए, काव्य से जो व्यक्ति है उसको नैतिकता मिलनी ही चाहिए। उनका यहाँ तक कहना है कि नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही होता है। ऐसी काव्य जिसमें नैतिक विचारों को, मूल्यों का विद्रोह किया जाए, वो आपके जीवन का विद्रोही है, आपके जीवन को नाश कर देगा। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है। और नैतिक विचारों में उदासीनता जो होती है वो काव्य जीवन, वो जीवन की उदासीनता आपको ला देगी। ऐसी जो काव्य यदि पढ़े जिसमें नैतिक मूल्यों के प्रति वो उदासीन हो तो आपके जीवन को भी वो उदासीन बना देगा। तो इसीलिए हमें काव्य ऐसी पढ़ना चाहिए, कहानी ऐसी पढ़नी चाहिए, साहित्य ऐसा पढ़ना चाहिए जो हमें नैतिक मूल्यों को हमें उजागर करे, नैतिक मूल्यों को हमें सहारा दे, आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। तो काव्य और जीवन में नैतिकता ही इतना जोरदार वकालत शायद किसी ने भी अभी तक किया होगा। जैसा कि आपने पिछली स्लाइडों में भी आपने देखा होगा कि नैतिकता का किस तरह से इन्होंने वकालत किया है। उन्होंने कहा है कि जो काव्य होनी चाहिए वो नैतिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होनी चाहिए। जो व्यक्ति है, जो जनता है, उसे वो नैतिक दृष्टिकोण सिखाना चाहिए। अर्नोल्ड का यह भी कहना है कि किसी काव्य का मूल्यांकन करते समय आलोचक को महान समर्थ कवियों और कुछ उदात्त पंक्तियों या उक्तियों पर अपने मस्तिष्क में रखे हुए यह देखना चाहिए कि कोटि की उत्कृष्टता या आनंद उस कृति की है या नहीं। जैसे साकेत का मूल्यांकन करते समय तुलसीदास की उत्कृष्ट पंक्तियां एवं उक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो बातें मैंने पहले भी आपको बताई है कि जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक जो आलोचना होती है वो कैसे होती है। आप किसी चीज की आलोचना कर रहे हो, जैसे आप किसकी आलोचना कर रहे हो, तो जो आप मूल्यांकन कर रहे हो किसका, तो साकेत का कर रहे हो। आप साकेत का कर रहे हो मूल्यांकन, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि तुलसीदास की कुछ उत्कृष्ट पंक्तियां एवं उनकी उक्तियों को आप उसकी आलोचना करते समय ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आलोचना का महत्व क्या है, आखिर आलोचना हमें करनी ही क्यों चाहिए। तो अर्नोल्ड की आलोचना की दृष्टि बहुत ही उदार और व्यापक है। उनमें सर्वप्रथम आलोचना के महत्व का प्रतिपादन करना उचित समझा है। उसने एक लेख आधुनिक युग में समीक्षक का कार्य में, उसका एक लेख है आधुनिक युग में समीक्षक का कार्य, इसमें इन्होंने रचना की दृष्टि से
कार्यत्री शक्ति मतलब क्रिएटिविटी जो है इन पे बात किया है कि जो क्रिएटिविटी पावर है इन पे इन्होंने बात किया है, और जो क्रिटिकल पावर है आलोचनात्मक जो शक्ति है इन पे बात किया है कि विवेचना करते हुए आलोचनात्मक शक्ति की अनिवार्यता और उपादेयता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, आलोचना के महत्व के बारे में बताते हुए अर्नोल्ड ने इन चीज़ों पे जो आधुनिक युग में समीक्षक का जो कार्य है इस लेख में इन्होंने कहा है कि जो कार्यत्री शक्ति है, क्रिएटिव पावर है और जो क्रिटिकल पावर है, इसका विवेक जो होता है वो होना चाहिए जिससे आलोचनात्मक की जो शक्ति हो वो आगे बढ़े। जो आलोचनात्मक जो है आलोचना कर्म जो है इसमें सृजनात्मक शक्ति जैसी कर्म होनी चाहिए, सृजन करने जैसी शक्ति होनी चाहिए। आलोचना के बिना सृजनात्मक शक्ति उत्कृष्ट रचना का निर्माण नहीं कर सकती है। जो आप आलोचना के बिना सृजनात्मक जो शक्ति होती है, सृजन करने की जो शक्ति होती है, वो आपकी उत्कृष्ट नहीं होती है जब तक कि वो आलोचना कोई ना करे। जिस युग के साहित्य में उत्कृष्ट कोटि के आलोचना का अभाव हो, यदि कोई युग है जहाँ पे उत्कृष्ट आलोचना नहीं हो रही है किसी चीज़ों की, जैसे गवर्नमेंट की आलोचना विपक्ष ना करे तो वो तानाशाह होता चलेगा। तो उसी तरह से जो काव्य है उसकी आलोचना यदि न करे, कोई युग में इसका न करे, तो उसमें मूल्यवान रचनाओं का भी सर्वथा अभाव होता है। मतलब आलोचना का इतना महत्व वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे युग में यदि कोई ऐसा युग है जिसमें काव्य की आलोचना नहीं होगी तो वो उस समय की जो मूल्यवान रचनाएं हैं वो उनका अभाव होगा। मूल्यवान रचना उस युग में हो ही नहीं सकती जब तक उसकी आलोचना नहीं होगी। तो उत्कृष्ट साहित्य के निर्माण के लिए उत्कृष्ट समीक्षा, उत्कृष्ट आलोचना की आवश्यकता जरूर होती है। समीक्षा और आलोचना एक ही है। तो आलोचना ही साहित्यकार को विषय प्रदान करती है। जब आप किसी व्यक्ति को आलोचना करते हो, किसी तथ्य पे, किसी विषय पे आप आलोचना करोगे, तो जो कवि है, वो साहित्यकार है, उसके मन में जो है वो इसके डिफेंड करने के लिए विचारें उत्पन्न होगी, जिस कारण से वो नई नई जो चीज़ें हैं उनको लिख पाएगा। यही चीज़ें इन्होंने कहा है। साहित्य की उत्कृष्टता सृष्टि के लिए दो शक्तियाँ का होना आवश्यक है। प्रथम कार्य विधि शक्ति, क्रिएटिव पावर, और दूसरी जो होती है युग की शक्ति। इसके बिना जो कवि की जो कार्यत्री प्रतिभा है ये अपर्याप्त होती है। ये चीजें आप याद रखोगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है काव्य जीवन की आलोचना, जो पहले से ही उन्होंने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते आ रहे हैं कि काव्य जो होगा वो जीवन की आलोचना होनी चाहिए। अर्नोल्ड के अनुसार काव्य जो है वो जीवन की आलोचना है। भारत में रस सूत्र समान इसी युक्ति की भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। एक विद्वान के अनुसार अरस्तु के अनुकरण की तरह अर्नोल्ड का जीवन की आलोचना है का अर्थ है जीवन का चित्रण। मतलब ऐसी काव्य होने चाहिए जिसमें जीवन का चित्रण हो, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे निर्वहन करना चाहिए, इन सब की चेतना होनी चाहिए। स्वयं अर्नोल्ड के अनुसार जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन में उदार और गंभीर विचारों का शामिल करना और उनका उपयोग करना। जो जीवन है उसमें उदार और गंभीर विचार शामिल हो, उनका जो उपयोग है वो करे। काव्य जीवन का विषय वैसा चित्रण नहीं करता जैसा फोटो में पाया जाता है, उसमें आदर्श जीवन का निरूपण रहता है। वस्तुतः काव्य की जीवन की आलोचना करने के पीछे अर्नोल्ड का उद्देश्य उन मतों का खंडन करना है जो काव्य में जीवन का महत्व नहीं देते हैं। जो स्वच्छंदवादी आंदोलनकारी थे वो काव्य में कहते थे कि नैतिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। काव्य जो कविता है, कवि के मन में कोई भाव आया उसको लिख दिया, वो कविता है। अब इसका क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैथ्यू अर्नोल्ड है इन्होंने इसका काफ़ी जोर विरोध किया। जो कलावादी थे, कलावादी अर्थात कहने का मतलब कि जो कला के लिए है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि जो नैतिक शिक्षा इससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, बस कला के लिए होनी चाहिए। तो ये जो कलावादी लोग थे इनके लिए कहा है कि जीवन की ये उपेक्षा करता है। जो कलावादी लोग होते हैं ये जीवन की उपेक्षा करते हैं। और स्वच्छंदवादी आंदोलन है जो काव्य में कवि की निजी अनुभूतियों पर महत्व देते हैं, इन मतों में जीवन की उपेक्षा की जाती है, जो एक ठीक बात नहीं है, जो अर्नोल्ड को स्वीकार नहीं होता है। अतः उन्होंने जोर देकर कहा है कि काव्य की जीवन की उपेक्षा की गई है वह काव्य नहीं होता। जिस काव्य में जीवन की उपेक्षा की गई है वह काव्य नहीं हो सकता। यह मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है। काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? हमने जो काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य लक्षण पे काफी विस्तार रूप से चर्चा की है। उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्नोल्ड ने लिखा है कि इतना ही आवश्यक नहीं है कि कवि पाठकों को
ज्ञान में वृद्धि वरन यह भी आवश्यक है कि आनंद की वृद्धि करे। जो काव्य होता है वो आनंद में भी वृद्धि करना चाहिए। उसके जीवन में तो वृद्धि करना ही चाहिए, उसके आनंद में भी वृद्धि करना चाहिए। जीवन होगा, मैंने गलत टाइप किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अर्नोल्ड काव्य का प्रयोजन शिक्षा देना और उपदेश देना नहीं मानते। उनके अनुसार काव्य वही है जो उत्कृष्टम आनंद प्रदान कर सके। पाठकों को काव्य से आनंद मिलना चाहिए, यह भी वो कहते हैं। काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? तो वो आनंद तो मिलना ही चाहिए, लेकिन वो आनंद मिलते हुए उसमें नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। यह मैथ्यू अर्नोल्ड का काव्य प्रयोजन कहता है। अर्नोल्ड इसे स्पष्ट कहते हुए लिखा है कि पाठकों को स्वभावी और अनुभूतियों को स्पर्श करना ही आनंद प्रदान करता है। यही आनंद प्रदान करना काव्य का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। शिक्षा और उपदेश गौण रहता है। भारतीय रस सिद्धांत में भी पाठकों के अस्थायी भावों को स्पर्श करना ही काव्य का प्रयोजन होता है। मतलब उसकी भावनाओं को आप स्पर्श करिए, उसकी भावना को स्पर्श करके उसमें जो नैतिक भावना है उसको जगाइए, जिससे वो गलत कर्मों को ना करे, अच्छे कर्मों को करे। ये काव्य प्रयोजन उनके अनुसार है। आगे जो काव्य का नैतिकता क्या होती है, तो यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि पाठकों के रति, हास, घृणा, क्रोध आदि अस्थायी भावों को स्पर्श करना अर्नोल्ड के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। अर्नोल्ड उत्तेजना प्रदान करने वाले साहित्य को उत्कृष्ट नहीं मानते। वो ऐसे साहित्य को उत्कृष्ट नहीं मानते उसको जो कि उत्तेजना, जो पाठक है उसमें उत्तेजना लाए। उसने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। काव्य से जीवन की आलोचना होनी चाहिए, उससे नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में जान लेना जीवन की आलोचना है। और कैसे जिया जाए यह प्रश्न अपने आप में एक नैतिक प्रश्न है, जो कि नीति शास्त्र में विस्तार रूप से चर्चा की जा सकती है। ठीक है। जो अर्नोल्ड काव्य में नैतिकता पर का प्रबल आग्रही है। उनके अनुसार जिस काव्य में नैतिकता नहीं है वह काव्य नहीं होता है। मतलब कि काव्य में नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आगे काव्य का विषय के बारे में बोलते हैं कि काव्य का जो विषय है, कविता का एक विषय जो है वो क्या चुनना चाहिए। तो अर्नोल्ड का मत है कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन और तीव्र भावों को अभिव्यक्त करने की संभावनाएं हो। कवि को उत्कृष्ट विषय का चुनाव करना चाहिए। काव्य का विषय ऐसा हो जो स्वयं को आकर्षक हो और जो पाठकों द्वारा सहज ही पाठकों में रसानुभूति उत्पन्न करे, मतलब उसे आनंद दे। वह विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के भावों को स्पर्श कर सके। कवि का ध्यान विषय के सहज और समग्र विकास पर हो और उसके मन में काव्य का पूरा खाका निर्मित हो और उसे ही भाषा का संवार कर वो प्रस्तुत कर ले। तो यह काव्य के विषय के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है। आगे वह कहते हैं कि अर्नोल्ड ने काव्य विषय के संदर्भ में यह भी प्रश्न उठाया है कि जो कवि काव्य की विषय वस्तु किस युग से ले। आखिर कवि जो है वो काव्य की विषय वस्तु किस युग से ले। तो अर्नोल्ड की मान्यता है चूंकि पाठकों में अनुभूतियों को स्पर्श करना और आनंद प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन है, तो कवि अपने काव्य के लिए कहीं से किसी भी युग से सामग्री का चयन कर सकता है जो पाठकों के भावों को छू सके। कवि का जो कविता है, कविता का संबंध हमारे अस्थायी भावों से है। उसे युग या युग की समस्याओं से कोई मंतर नहीं होता, उसे युग में नहीं बांध सकता। वो किसी भी युग का हो सकता है, बस होना चाहिए कि वो भावनाओं को स्पर्श कर सके। सारांश यह है कि अर्नोल्ड के अनुसार कवि काव्य का सामग्री कहीं से भी ले सकता है। उसके लिए यह बंधन नहीं है कि प्राचीन काल से ले या आधुनिक काल से ले, किंतु अर्नोल्ड आधुनिक युग के नैतिकता और धार्मिकता दृष्टिकोण से गिरा मानते हैं। इसीलिए उन्हें शंका है कि उत्कृष्ट काव्य सामग्री आधुनिक युग से प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः अर्नोल्ड का यह मत आदर्श और उत्कृष्ट काव्यों के साहित्य के लिए है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड के काव्य के विषय के संदर्भ में बातें हैं। आगे वो काव्य हेतु, मतलब काव्य का जो हेतु है, जो प्रयोजन हेतु है, वो क्या होना चाहिए काव्य का हेतु। तो अर्नोल्ड कवि की शक्ति व जन्मजात प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु मानते हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और जो अध्ययन है, ठीक है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और जो ज्ञान है वो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी आप बता दिया है, तो ये आप वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इन्होंने ही वह प्रतिभा को ही माना है कि कोई व्यक्ति प्रतिभावान है तभी वह जो काव्य है उसकी रचना कर सकता है। उनका मत है कि उत्कृष्ट कोटि की कविता की रचना की जा सकती है, वो स्वयं फूट पड़ती है। मतलब कि प्रतिभा जो इसमें रहेगा उसमें आ जाएगा,
ऐसे जो सामान्य व्यक्ति है वो ऐसी रचना नहीं कर सकते है। उत्कृष्ट कवि में नम्रता का होना भी आवश्यक माना जाता है। महानता के लिए नम्रता आवश्यक है। अर्नोल्ड ने लिखा है कि ये महान कवि इसलिए नम्र होते हैं क्योंकि उनमें मनुष्य में से अपनी तुलना नहीं करते, वरन वे पूर्णता से अपनी तुलना करते हैं। मतलब एक दूसरे से तुलना नहीं करते, मनुष्य की मनुष्य से तुलना नहीं करते, वो पूर्णता और अपूर्णता से अपनी तुलना करते हैं। इस कारण से ये जो कवि होते हैं ये महान कह जाते हैं। कवि नम्र होगा तो उसका जो स्वभाव होगा वह भी नम्र होगा, और जो उसका जो स्व प्रचारक का नहीं होगा, मतलब अपने आप पे वो जो भाव नहीं देगा, अपनी जो फेमसी है, अपनी जो फेमस है वो होने का वो प्रयास नहीं कर, अतः वह उपदेशक भी नहीं होगा। ठीक है। अध्ययन को भी अर्नोल्ड काव्य रचना हेतु स्वीकारते हैं, किंतु वह इसे गौण ही मानते हैं। वो प्रतिभा पे ही विशेष फोकस करते हैं। काव्य का तीसरा आधार जो है वो अर्नोल्ड के अनुसार उत्कृष्ट आदर्शों का अनुकरण है। इसके लिए कवि को चाहिए कि वह प्राचीन कवियों और काव्यों का अध्ययन करे और उन कवियों को आत्म को ग्रहण करने का वो प्रयास करे। तो ये तीन हेतु जो होते थे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, काव्य हेतु, काव्य जो प्रयोजन है, और ये जो वीडियो उनमें मैंने काव्य हेतु के बारे में जो चर्चा की है कि व्युत्पत्ति, जो ज्ञान होना चाहिए आप में प्रतिभा होनी चाहिए और आप में अभ्यास होना चाहिए, यही तीन हेतु माने जाते हैं, वही इन्होंने भी बताया है। ठीक है। आगे है कि कवि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो काव्य हेतु का संबंध कवि के व्यक्तित्व से भी है। अर्नोल्ड के अनुसार कवि में ज्ञान, गहरी पैठ वाली बुद्धि, गंभीरता, अनुभूति और विनोदशीलता आदि गुण होने चाहिए। एक कवि में गंभीरता व्यक्ति की महानता के लिए आवश्यक होता है। इस गुण के कारण वह कम बोलता है और वह सही करता है, कहता है जो करता है। ठीक है। गंभीरता हमारी कथनी और करनी दोनों पर नियंत्रण रखती है। कवि के लिए नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है। जो सेंटिमेंटल जो होता है वो वही कवि का धन होता है। उसके बिना वह कैसे रह सकता है। उसका चरित्र औदात्य भी होता है। कवि के जो व्यक्तिगत जो जीवन है वो उसकी अपेक्षा उसका जो अवरक्त जीवन है वो अधिक प्रबल होना चाहिए। तो ये कवि का व्यक्तित्व के बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड का विचार है। जो शैली है, कविता की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए। तो अर्नोल्ड कहते हैं कि गद्य और पद शैली को एक ही मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। इन दोनों की शैलियां एवं जो शैलियां एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, इन दोनों की जो शैली है वो शक्ति है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है। प्रोज के नॉट हैव द पावर ऑफ वर्स। जो गद्य है उसमें जो पद्य की शक्ति नहीं होती, अर्थात गद्य में पद की शक्ति नहीं होती। उनका तर्क है कि काव्य की सृष्टि आत्मा से होती है जबकि गद्य मस्तिष्क से जन्म लेता है। अतः जो दोनों की भाषा और शैली में अंतर होना स्वाभाविक है। जो पद और गद्य है इसमें अंतर होना ही है। ठीक है, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है वो आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के प्रवर्तक हैं, और उसके पहले कॉलरिज का नाम उल्लेखनीय है, किंतु कॉलरिज की दृष्टि सैद्धांतिक थी और अर्नोल्ड की जो दृष्टि है वो व्यवहारिक थी। ये आप याद रखोगे। अर्नोल्ड के काव्य को आनंद, स्वास्थ्य और संतुष्टि का साधन घोषित किया है। कि काव्य क्या है, तो वो आनंद, स्वास्थ्य और संतुष्टि का साधन है। अर्नोल्ड के प्रेरणा स्रोत होमर हैं और अरस्तु हैं। ठीक है। अर्नोल्ड की आलोचना की सीमा विस्तार, काव्य, संस्कृति, धर्म और शिक्षा आदि है। आपने जो पिछली की स्लाइडें हैं उनमें आपने इन चीजों को महसूस किया होगा। अर्नोल्ड का अध्ययन अत्यंत व्यापक था। ठीक है। रचनाकार को समझने के लिए उन्होंने रचनाकार की जीवनी का ज्ञान भी आवश्यक माना है। ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए अंततः मैं निष्कर्ष में इन चीजों को बता रहा हूँ। अर्नोल्ड जो है वो क्लासिक राइटर थे, जो प्राचीन काल के राइटर थे उनसे ज्यादा सहमत थे। अर्नोल्ड का आदर्श आलोचक साहित्य, संस्कृति, समाज तीनों का आधिकारिक विद्वान होना चाहिए। एक आलोचक हो उसमें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, समाज का ज्ञान होना चाहिए। ये अर्नोल्ड का कहना था। उन्होंने समकालीन जो साहित्य है एवं आलोचना को एक नई दिशा एवं दृष्टि देने का प्रयास किया था। तो आप याद रखोगे कि जो आलोचना का जो सिद्धांत है वो किसका है, तो वो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। इसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो है, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में जो मैथ्यू अर्नोल्ड के जो काव्य आलोचना सिद्धांत था उनको काफ़ी अच्छे से चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो कुछ प्लेलिस्ट हैं आप उनको चेक
कर सकते हो। तो स्क्रीन पे हमारा सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की लिंक दिख रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।